बच्चों अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल्स किस पर बेस्ड, रेट ऑफ रिएक्शन पर बेस्ड। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है जिसमें हमसे वो कह रहा है कि अमोनिया का फॉर्मेशन हो रहा है थ्रू द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3। अब देखिए उसने हमसे क्या बोला कि अगर द चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो बेटा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अमोनिया विद रेस्पेक्ट टू टाइम, अमोनिया किस तरफ है, प्रोडक्ट की तरफ है। मतलब ये इन्होंने हमें क्या दिया है, ये इन्होंने हमें दिया रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन। और वो हमसे क्या जानना चाह रहे हैं बेटे, वो हमसे माइनस डेल्टा एच 2/dt की वैल्यू जानना चाह रहे हैं। मतलब वो जानना चाहते हैं H2 किस तरफ है, रिएक्टेंट की तरफ है। तो वो जानना चाहते हैं कि बताओ रेट ऑफ डिसअपेरेंस या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होगा। माइनस साइन है, ये यहां पर आपके लिए उन्होंने एक सुविधा दे दी है, उन्होंने आपको एक हिंट दे दिया है। और एल्स वो सीधे सीधे भी लिख सकते थे डेल्टा H2/ΔT कैलकुलेट करो। तो आपको बाय डिफॉल्ट ये बात समझनी है कि उसके साथ मुझे नेगेटिव साइन लगाना है क्योंकि वो रिएक्टेंट में है। तो अब क्या हुआ बेटा, मैं सबसे पहले क्या देखूं, मैं देखूं कि यार इस रिएक्शन के लिए N2 + 3H2 gives us 2NH3। इस रिएक्शन के लिए मैं रेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखूंगा, सर ने मुझे कैसे सिखाया है। नाइट्रोजन का कॉफिशिएंट है 1, तो इसके लिए सीधे सीधे लिखूंगा माइनस डेल्टा ऑफ N2/डेल्टा ऑफ T इज इक्वल टू, इसका कॉफिशिएंट 3 है तो लिखूंगा 1/3 माइनस डेल्टा ऑफ H2/डेल्टा ऑफ T। 1/2 डेल्टा ऑफ NH3/डेल्टा ऑफ T। ये लिखूंगा बच्चों। अब मुझे रिलेशन किस किस के बीच में निकालना है, रिलेशन निकालना है मुझे अमोनिया और हाइड्रोजन के बीच में। यानी कि मैं इस रिप्रेजेंटेशन के इतने पार्ट का यूज करूंगा। देखिए क्या मुझे डेल्टा ऑफ NH3/डेल्टा T की वैल्यू दे रखी है, यस वी हैव। क्या मुझे डेल्टा H2/डेल्टा DT यहां से दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। चलिए देखिए मैं क्या लिखूंगा, माइनस डेल्टा ऑफ H2/डेल्टा ऑफ T इज इक्वल टू मेरे पास आएगा 3/2 डेल्टा ऑफ NH3/डेल्टा ऑफ T। अब आप बोलोगे कि सर आपने इन कॉफिशिएंट्स को यूज क्यों किया, हमें तो ये वैल्यूज दे रखी थी, हम डायरेक्टली रख देते हैं। तो मैं बोलूंगा बेटा क्योंकि ये कॉफिशिएंट ही तो इस रिएक्शन में, इस बैलेंस रिएक्शन में मुझे इन रिएक्टेंट्स और फॉर्म प्रोडक्ट्स के नंबर ऑफ मोल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, तो मुझे तो इन नंबर ऑफ मोल्स के रेस्पेक्ट में ही बात करनी पड़ेगी। ये जो हम लिखते हैं डेल्टा ऑफ H2/डेल्टा T, डेल्टा ऑफ NH3/डेल्टा T, दीज आर फॉर 1 मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। लेकिन बैलेंस रिएक्शन में मेरे पास जितने होंगे उसके रेस्पेक्ट में मुझे बात करनी पड़ेगी। अब वैल्यू क्या है मेरे पास वैल्यू है 3/2। इसकी वैल्यू मुझे कितनी दे रखी है बेटे, 2 × 10⁻⁻⁴ 2 × 10⁻⁻⁴। तो देखिए वैल्यू मेरे पास क्या आ रही है बेटा, 3 × 10⁻⁻⁴। क्या कोई ऑप्शन मेरे पास है, हाँ सर है, इट इज 3 × 10⁻⁻⁴। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर आंसर। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आता है, क्या कह रहा है, अ गैसियस हाइपोथेटिकल केमिकल इक्वेशन 2A gives us 4B + C is carried out in a closed vessel. The concentration of B is found to be increased by 5 × 10⁻⁻³ mole per liter in 10 seconds. तो the rate of appearance of B पूछ रहे हैं। चलिए समझना बेटा, बी किधर है, प्रोडक्ट साइड में है। यहां उसने मुझसे बोल भी दिया है कि आपको अपीयरेंस का रेट निकालना है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ मुझे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी कैलकुलेट करना है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी इज व्हाट, रेट ऑफ अपीयरेंस change in concentration
अपॉन टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन क्या है मेरे पास, उसने बोला जी इंक्रीज हो गया है, तो चेंज इतना ही बताया, कितना इंक्रीज हुआ है, 5 × 10⁻³ सो दिस इज द चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, क्योंकि हमें पता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा ही, अपॉन टाइम कितना दे रखा है 10। क्या वैल्यू आई मेरे पास, 5 × 10⁻⁻⁴। क्या आ गया, 5 × 10⁻⁻⁴ is the change in the concentration of B with respect to time, या it is the rate of appearance of B, या इसी को मैं कहूंगा rate of formation of B। चलिए अब हमसे बोल रहा है कि अगर 3A, सॉरी इट इज 3A gives us 2B, then the rate of the reaction, that is d of B by dt is equal to what? तो सर ने रिएक्शन मुझे बताया है कि बेटा इस प्रकार जब मुझे रिएक्शन दे रखी होती हैं तो मुझे क्या करना होता है, रेट को रिप्रेजेंट करना होता है। क्या लिखूंगा बेटा, 1/3 minus d of A by dt, as 3 is its coefficient, so we have to put it in denominator, is equal to what? Is equal to 1/2 d of B by dt. Again 2 is the coefficient of B, hence we have to put it in denominator. अब मुझे क्या बात कर रहा है, क्या कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है d of B by dt। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, d of B by dt is equal to 2/3 minus d of A by dt, d of A by dt। देखें क्या ऐसा कोई ऑप्शन मेरे पास है, -2/3 d of A by dt, यस सर, ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा आंसर हो गया। Example 4. A gaseous reaction A2 gives us B plus 1/2C. Show increase in pressure from 100 millimeter to 120 millimeter in 5 minutes. The rate of disappearance of A2 is. क्या दिया है भैया, रिएक्शन दे रखी है मुझे A2 जो गैसियस फेज में है, gives us B जो गैसियस फेज में है, प्लस 1/2C जो गैसियस फेज में। समझते हैं बड़े ध्यान से। बोल रहा शो इंक्रीज इन प्रेशर फ्रॉम 100 mm to 120 mm इन 5 मिनट्स। 100 mm से शुरू हुआ था और 100 mm से 120 mm हो गया, कितने सेकंड्स में या कितने मिनट्स में सर, 5 मिनट्स में हो गया। तो बताओ A2 के अपीयरेंस का, डिसअपीयरेंस का रेट क्या है, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन पूछ रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि A2 जो है वो जब डिकम्पोज होगा तभी रिएक्शन आगे होगी। तो इट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A2, और इट इज व्हाट, और इट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन। चलिए मैंने यहां पर लिखा है इट इज 100, इट इज 0, इट इज 0। इनिशियली वी हैव T is equal to 5 पर क्या हुआ, दिस इज 100 minus x, दिस इज x, दिस इज 1/2 x। तो उन्होंने बोला 5 मिनट्स में ये प्रेशर 100 से बढ़कर कितना हो गया, 120। तो 100 से बढ़कर 120 इसलिए हुआ क्योंकि A जो था वो B और C में भी डिकम्पोज हो गया। तो पहले मेरे पास केवल एक गैस थी इनिशियली, क्योंकि A2 डिकम्पोज नहीं हुआ था, और जब A2 डिकम्पोज हो गया तो 5 मिनट्स पर मेरे पास 3 गैसेस हो गई, A भी हो गया, B भी हो गया और C भी हो गया। तीनों गैसेस का प्रेशर होगा ना। चलिए तो तीनों गैसेस का प्रेशर दैट इज 100 minus x प्लस x प्लस 1/2x, ये टोटल प्रेशर 100 से बढ़कर कितना हो गया बेटा, सर ये 100 से बढ़कर हो गया 120।
100 से बढ़कर कितना हो गया 120। चलिए तो ज़रा वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बेटा x यानी कि चेंज की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, चेंज की वैल्यू मेरे पास आई 40 mm। क्या वैल्यू आ गई 40 mm। तो भाई इतना चेंज हुआ, इनिशियली था कितना सर 100 mm था, 5 मिनट से 100 mm में बढ़कर बढ़कर कितना हो गया सर 120 mm हो गया। तो अब अगर मैं ऐसे डायरेक्टली देख रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि यार 20 mm ही तो बढ़ा, लेकिन नहीं, मैं देख रहा हूं कि क्या क्या बना है। मेरे पास 2 गैसियस प्रोडक्ट और बने हैं, तो मुझे टोटल दिखाना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि तीनों से प्रेशर 120 हो रहा है तो इंडिविजुअल का प्रेशर क्या है। तो x की वैल्यू मेरे पास आई, कितनी आई, x की वैल्यू 40। अब आप चाहो तो x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, 100 माइनस एक्स कितना होता है बेटा 60, मतलब ये कितना हो गया 40, और बेटा ये कितना हो गया 1/2 इंटू 40। चेक कर लो, चेक कर लो, इन तीनों का सम क्या है 120 है। तो जो चेंज इस रिएक्शन में मुझे 20 mm दिख रहा है वो एक्चुअल चेंज कितना है, वो चेंज है मेरे पास 40 mm। तो चेंज इन प्रेशर आ गया किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। तो चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज द रेट। तो चेंज कितना आया है बेटा, चेंज आया है सर 40 का, कितने समय में आया है सर 5 मिनट में आया है। तो क्या आ गया 8 mm पर मिनट, देख लीजिए 8 mm पर मिनट इज द आंसर, वेयर इट इज सर, इट इज। अब इसका आंसर अगर कोई डायरेक्टली करे तो इसका आंसर ये देगा, लेकिन आपको पता है ये आंसर नहीं होगा, मैंने इसीलिए इसको डिटेल में यहाँ पर कैलकुलेट किया। फिर से एक बार समझ लीजिए कि अगर मेरे पास A2 मुझे डायरेक्टली B2 बनाकर देता, या A मुझे डायरेक्टली C2 बनाकर देता, तो मुझे क्या करना था, मुझे चेंज देखना था। 100 से 120 हो गया, मतलब 20 का चेंज हो गया। लेकिन बेटा A ने क्या बनाया है, B भी बनाया है और C भी बनाया है। B का 1 मोल बनाया है, C का आधा मोल बनाया है। तो टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर। तो A का प्रेशर जो है वो A का पार्शियल प्रेशर है, B का जो प्रेशर है वो B का पार्शियल प्रेशर है, और ये जो C के नीचे उसका प्रेशर लिखा है वो C का पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस इंडिविजुअली, और टोटल प्रेशर इज द सम ऑफ the partial pressure of all the gases. तो sum of partial pressure of all the gases is the increase in pressure। कितना था 120 था, x की वैल्यू कितनी आ गई 40 आ गई, यानी कि चेंज इन प्रेशर कितना आया 40 आया। आशा करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करें कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करते हैं। तो देखें जरा भैया क्या है। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन द रेट ऑफ एनकाउंटर बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द रिएक्टेंट व्हिच इन टर्न डिपेंड ऑन द फॉलोइंग थिंग्स। द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन जनरली इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, मतलब रेट is directly proportional to temperature। हमें पता है कि टेम्परेचर एक यूनिक फैक्टर होता है, किसी भी प्रोसेस के फैक्टर्स अफेक्टिंग में आप देखेंगे टेम्परेचर होता ही है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन का रेट बढ़ता ही है, क्योंकि रिएक्शन का डिकम्पोजिशन बढ़ने लगता है, बॉन्ड्स इजीली ब्रेक हो जाते हैं। Reaction involving polar and ionic substances, including the proton transfer reactions, are usually very fast. On the other hand, reaction in which the bond are rearranged or electron transfer are slow. सरल सीधे शब्दों में समझें कि जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, पोलर मतलब आयनिक, जो आयनिक रिएक्शंस होती हैं, आयनिक रिएक्शंस आर फास्ट, while covalent reactions यानी कि molecular reactions are slow। Ionic reactions are fast while molecular reactions are slow।
oxidation reduction reactions which involve the transfer of electrons are also slow as compared to the ionic substances. Yes, क्योंकि redox reaction भी क्या है, वो भी molecular reactions या electron transfer का हिस्सा है, इसलिए वो भी slow होती हैं. Substitution reactions are relatively much slower. भाई क्या हो रहा है यहाँ पर, इंटरचेंज हो रहा है, ग्रुप का बॉन्ड रीअरेंज हो रहा है, तो बॉन्ड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होती हैं, स्लो ही होती हैं. Rate of the reaction take place in aqueous solution often depend on the ionic concentration. Some reactions become fast on increasing the H plus ion and some become slow. Yes, निश्चित सी बात है बेटा. pH of the medium जो होता है ना, मीडियम का pH, भाई मीडियम का pH ऐसा है कि अगर मान लो उसमें एसिड कंटेंट ज़्यादा है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो सोल्यूशन है एसिडिक. कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एसिडिक मीडियम में ही होती हैं, जैसे आपके एंजाइम रिएक्शंस जो होते हैं. कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो एल्कलाइन मीडियम में होती हैं, जैसे अगर मैं किसी नॉन मेटल का एल्कली मीडियम में रिएक्शन कर रहा हूं, नॉन मेटल को डिकम्पोज कर रहा हूं या नॉन मेटल का हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, किसमें, एल्कलाइन मीडियम में, यानी कि बेसिक मीडियम में, तो दे विल ऑलवेज शो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन. वो हमेशा डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करते हैं. लेकिन अगर उन्हीं नॉन मेटल की रिएक्शन में एसिड से कराता हूं तो वो नहीं होते, एसिड से उनकी रिएक्शन नहीं होती है, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं होती है. तो कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो एसिडिक मीडियम में ही होती हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जो बेसिक मीडियम में ही होती हैं, और कुछ रिएक्शंस ऐसी हैं जिनके लिए न्यूट्रल पीएच की जरूरत होती है. मतलब पीएच विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर affecting the rate of the reaction. The rate of a chemical reaction is directly proportional to the concentration of the reactant. जैसा मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है, यानी कि टाइम पास होता जाता है, रिएक्शन जो है वो स्लो होती जाती है, यानी कि उसका रेट जो है वो धीमा होता जाता है. क्यों? क्योंकि धीरे धीरे रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है. यानी कि किसी भी रिएक्शन की रेट उसके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है. सरफेस एरिया. अब सरफेस एरिया की बात करूं तो बेटा जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल के कोलोजन की जो रेट होगी, आपस में टकराने की, कोलिजन की जो रेट होगी, वो उतनी ज्यादा होगी. और जितने ज्यादा कोलिजन्स होंगे बेटे, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स होने की प्रोबेबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, यानी कि प्रोडक्ट फॉर्मेशन उतना ही फास्ट होगा. यानी कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ द रिएक्शन. अब आ गए हम कैटलिस्ट पर. भाई कैटलिस्ट का काम क्या है? अब कैटलिस्ट का काम यह है कि वो रिएक्शन के रेट को ऑल्टर कर देता है. सर ऑल्टर कर देता है मतलब कि घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है. इन जनरल जब मैं फैक्टर इफेक्टिंग में बात करता हूं तो मैं पॉजिटिव कैटलिस्ट की बात करता हूं. ये हमसे क्या कहता है? ये हमसे कहता है कि कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, मतलब रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है. सर कैसे? क्योंकि बेटा किसी भी रिएक्शन के होने के लिए कंडीशन ये है कि उसके रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स को एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना चाहिए. देखते हैं. बोल रहा है द फंक्शन ऑफ कैटलिस्ट इज टू लोअर डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी. The greater the decrease in the activation energy caused by the catalyst, higher will be the reaction rate. In the presence of catalyst, the reaction follow a path of lower activation energy. Under this condition, the large number of reacting molecules are able to cross over the energy barrier and thus the rate of the reaction increases. ये देखिए, ये एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया है. तो ये जो मेरे पास है, ये मेरे पास एनर्जी बैरियर है. ये रिएक्शन के लिए चाहिए ही, इतनी एनर्जी चाहिए. तो अब रिएक्शन कब होगी, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कब कन्वर्ट होगा? जब ये रिएक्टेंट इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर ले. और जितने भी रिएक्टेंट्स प्रेजेंट हमारे पास होते हैं ना, उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है. तो अब सपोज मेरे पास 10 रिएक्टेंट्स हैं, तो जब एनर्जी बैरियर ये था तो उन 10 रिएक्टेंट्स में से केवल 3 रिएक्टेंट्स ही क्या कर पा रहे थे, इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर पा रहे थे.
मतलब 10 में से 3 ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर पा रहे थे। लेकिन जब हमने कैटलिस्ट इंट्रोड्यूस किया तो उस कैटलिस्ट ने क्या किया, कैटलिस्ट ने इस एनर्जी बैरियर को डिक्रीज कर कर यहां ला दिया, इतना डिक्रीज कर दिया इसने। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो अब इस एनर्जी बैरियर की हाइट क्या हो गई, कम हो गई। एनर्जी बैरियर की हाइट कम हो गई तो क्या हुआ, अब भी क्या 3 मॉलिक्यूल ही इसे पार कर पाएंगे, नहीं सर, अब निश्चित रूप से 3 से तो ज्यादा करेंगे। मतलब पहले कम रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे थे, कैटलिस्ट आया, उसने एनर्जी बैरियर की हाइट को कम किया, यानी कि रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी को कम किया। क्या हुआ, ज्यादा मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने लगे, मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ गया। अब आप सभी के दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ये एक्टिवेशन एनर्जी क्या है, क्या है, और इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए किस एनर्जी की जरूरत होती है। ये सब हम कोलिजन थ्योरी में पढ़ेंगे जो आगे आएगी। अभी हमने कैटलिस्ट के फंक्शन को समझाने के लिए बोला है कि इस प्रकार कैटलिस्ट रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। अब आप बात करें इफेक्ट ऑफ सनलाइट। बेटा कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं, कई सारी रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में होती हैं या सनलाइट के प्रेजेंस में फास्ट हो जाती हैं। सर ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती हैं, तो मैं कहूंगा बेटा वो सभी रिएक्शन जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती हैं, वो सभी सनलाइट के प्रेजेंस में फास्टली होती हैं। अच्छा सर, हाँ, मतलब सनलाइट विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बट फॉर ओनली फोटोकेमिकल रिएक्शंस। मतलब सनलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शंस ओनली। देखें, there are many chemical reactions whose rate are influenced by the radiation, particularly by UV light and visible light. Such reactions are called photochemical reactions. For example, photosynthesis, photography, blueprinting, photochemical synthesis of the compound, etc. Directly proportional होगा, but for this specific type of reactions only. जैसे ये H2 plus Cl2 gives us 2HCl। अगर सनलाइट नहीं होगा तब भी ये रिएक्शन होगी, लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन फास्टली प्रोसीड करेगी। The radiant energy initiate the chemical reaction, supplying the necessary activation energy required for the reaction। मतलब UV लाइट की बात कर रहा है, विजिबल लाइट की बात कर रहा है। अब आ गए हम रेट लॉ, लॉ ऑफ मास एक्शन एंड रेट कांस्टेंट पर, जिसे हम देखेंगे हमारी अगली स्लाइड में।